सब स्टाफ टू क्लर्क बैंक प्रमोशन के लिए ये तीसरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अभ्यास आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन हु डज नॉट हैव एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विथ अ बैंक बट अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन विथ अ बैंक इज कॉल्ड। कह रहा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन है, एक आदमी है, इसका अकाउंट नहीं है बैंक में, अकाउंट नहीं है, उसका खाता नहीं है बैंक में, तो बैंक का रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजैक्शन करने आता है तो बैंक के साथ क्या होगा, उस कस्टमर को क्या बोलेंगे जिसका अकाउंट नहीं है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है उस कस्टमर को हम, जिसका खाता नहीं है हमारे बैंक में, उस कस्टमर को हम शैडो कस्टमर कहेंगे। बी कह रहा है वॉक इन कस्टमर कहेंगे। सी कह रहा है मनी मूल। डी कह रहा है कस्टमर ओनली। ई ऑप्शन में कह रहा है रोमिंग कस्टमर। तो ऐसे अकाउंट होल्डर जिसका हमारे बैंक में खाता नहीं है, जो पैसा जमा करने आते हैं किसी और बैंक में या कोई ट्रांजैक्शन चेक लेके आते हैं किसी थर्ड पार्टी का, जिसका अकाउंट नहीं है, तो वैसे कस्टमर को हम कहते हैं वॉक इन कस्टमर। तो वॉक इन कस्टमर बी ऑप्शन है मेरा, तो ये बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, राइट आंसर बी। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक आर टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन लार्ज साइज कैश डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन डिपॉजिट और लोन अकाउंट and keep a record of such transaction. For this purpose, the large size transaction mean where the amount is. ये क्वेश्चन में ये कह रहा है बैंक को किस तरह के ट्रांजेक्शन को अच्छे से निगरानी करना चाहिए। वॉच ऑन लार्ज साइज कैश, जो बड़े अमाउंट का कैश का ट्रांजेक्शन है, डेबिट या क्रेडिट, या जमा हो या कोई कस्टमर पैसा निकाले, कितने अमाउंट रहेगा कि बैंक को उसको अच्छे से निगरानी। लोन अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ लार्ज साइज ट्रांजेक्शन वेयर द अमाउंट इज। किस अमाउंट तक का रहेगा? तो इसमें ए कह रहा है आरएस 10 लाख एंड एबव का ट्रांजेक्शन करेगा, तो बी ऑप्शन कह रहा है एबव आरएस 15 लाख। सी में लेस देन आरएस 10 लाख। डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बैंक को निगरानी जो रखना पड़ता है, पैनी नज़र रखना होता है, वो 10 लाख या 10 लाख से एबव का अगर ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को अच्छे से जांच पड़ताल करना होता है। तो 10 लाख एंड एबव, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सही, राइट आंसर ए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स हैज़ अ करेंट अकाउंट विथ अ बैंक। एक्स का एक करेंट अकाउंट है बैंक में एंड ही एग्रीज टू रिसीव अ चेक ऑफ आरएस 10 लाख। वो 10 लाख का चेक लेने के लिए, रिसीव करने के लिए एग्री कर जाता है फ्रॉम बी से 10 लाख का चेक लेने के लिए एग्री करता है। एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अमाउंट of Rs 10 lakh, he issue 5 checks of Rs 1.9 lakh। 10 लाख अमाउंट पे 1.90 लाख का जो है वो ईच ऑफ द नेम 5 डिफरेंट पर्सन के नाम पे वो चेक बनाता है। रिटेन द बैलेंस अमाउंट एज हिज कमीशन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। 10 लाख का चेक वो बी से रिसीव करता है और उस चेक से 1.9 लाख का वो 5 डिफरेंट पर्सन को देता है। तो 5 डिफरेंट पर्सन को देगा तो 9,50,000 हो जाएगा, बच जाता है 50, 19 पंचे 95। तो वो बचे हुए बैलेंस अमाउंट इज हिज कमीशन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन।
तो उसमें जो बचा हुआ बैलेंस वो कमीशन के तौर पर ले रहा है, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज। तो ए ऑप्शन कह रहा है ए मनी एजेंसी ट्रांजैक्शन, बी कह रहा है मनी पाइप ट्रांजैक्शन, सी कह रहा है मनी मूल ट्रांजैक्शन, डी ऑप्शन मनी फ्लो ट्रांजैक्शन, ई में है मंकी मनी ट्रांजैक्शन। इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होता है, किसी से लिया 10 लाख, उसको कुछ अपने पास कमीशन रख के किसी थर्ड पर्सन को उस फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, वो इसमें कमीशन लेना, तो ये एक तरह का इलीगल है, ये धोखा करना हुआ है। पैसे इलीगल तरीके से पैसा कमाने का एक जरिया है, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का भी एक जरिया हो सकता है। तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम मनी मूल ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो मनी मूल ट्रांजैक्शन मेरा कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मूल ट्रांजैक्शन, सी। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर फॉल अंडर द हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर फॉर केवाईसी पर्पस? नीचे दिए गए किस कैटेगरी में कस्टमर रहेगा? तो वो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर रहेगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो नंबर 1 में कह रहा है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन। 2 नंबर में कह रहा है कंपनीज हैविंग क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग, फर्म हैविंग स्लीपिंग पार्टनर्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो हाई रिस्क में जो आएगा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ये मेरा सही, ये सही हो गया। बी कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कंपनीज हैविंग क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग। तो कंपनी है, एक कंपनी है, उसका शेयर होल्डर एक क्लोज फैमिली के पास भी है, तो ये कंपनी का अकाउंट जो है ये भी हाई रिस्क में आ जाएगा। फर्म हैविंग स्लीपिंग पार्टनर, एक फर्म है जो उसका पार्टनर स्लीपिंग है, वो लेन देन कुछ नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय हो गया मतलब, तो ये भी आएगा हाई रिस्क के अंदर। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हमेशा हाई रिस्क में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें चारों का चारों हाई रिस्क कैटेगरी में ही आएगा। तो ए कह रहा 1 and 2 ओनली, ये नहीं होगा। बी कह रहा 1 2 and 3 ओनली, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। डी कह रहा 1 2 and 4, तो 1 2 4 ये भी गलत हो गया। तो आंसर 1 2 3 ऑल है, तो मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एज पर केवाईसी गाइडलाइंस शेल बैंक मीन्स। केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार शेल बैंक का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है ए बैंक हैविंग नो एग्जिस्टेंस बट ऑन पेपर ओनली। ये कह रहा है बैंक का एग्जिस्टेंस नहीं है बट पेपर पे है। बी कह रहा है ए बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ ब्रांच इन इंडिया। बी नंबर कह रहा है एक बैंक है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसका ब्रांच इंडिया में भी है, उसको हम शेल बैंक बोलेंगे। सी नंबर कह रहा है ए बैंक हैज नो एग्जिस्टेंस एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये कह रहा है एक बैंक है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और इसको रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी की, कोई अधिकारी की या फिर कर्मचारी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका कहने का मतलब ये है। डी ऑप्शन कह रहा है ए बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन शेल स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बैंक है जो शेल स्टेट साउथ अफ्रीका के अंदर है, वहाँ सिचुएटेड है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? शेल बैंक हम उसको कहते हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको रेगुलेट करने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर में वही भी कह रहा है ए बैंक हैज़ नो एग्जिस्टेंस, बैंक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इज नॉट रेगुलेटेड बाई एनी रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसको रेगुलेट करने के लिए किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो शेल बैंक का राइट डिफिनीशन सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा सी।
6 नंबर पे आते हैं, कह रहा है एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट STR टू बी सबमिटेड विद इन ऑफ डैश ऑफ अराइविंग एट कंक्लूजन। STR मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। कह रहा है ऑप्शन 7 डेज में शो करना है, 3 डेज में करना है, या सी कह रहा है 15 डेज में, डी 30 दिन में, ई 21 दिन में। तो मनी लॉन्ड्रिंग PML एक्ट के तहत STR को कितने दिन में सबमिट करना होता है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को हमें 7 डेज के अंदर में सबमिट करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 7 डेज। हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PML एक्ट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट CTR फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ RS। CTR ट्रांजैक्शन का जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है सबमिट करना रहता है कितने अमाउंट के लिए? RS 50 लाख, एबव RS 5 लाख, एबव RS 10 लाख, डी ₹100 लाख, ई ₹2 लाख एंड एबव। तो CTR रिपोर्ट जो हमें करना रहता है वो 10 लाख या उससे एबव हो तो हम कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं। तो 10 लाख एंड एबव ऑप्शन मेरा सी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एबव RS 10 लाख। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट STR टू बी सबमिटेड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ। STR ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट के लिए STR हम करते हैं? सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो करते हैं कितने अमाउंट के लिए? ए कह रहा है RS 10 लाख, बी RS 15 लाख, सी एनी अमाउंट, डी RS 5 लाख, ई RS 2 लाख। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जो होता है किसी भी अमाउंट के लिए हम कर सकते हैं, इसका कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है। जैसे कोई नया अकाउंट अगर खोलता है तो उस खाता को सस्पिशियस में ही रखा जाता है, क्योंकि 6 मंथ आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करने जाते हैं तो उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का नया अकाउंट, न्यू अकाउंट का उसमें नोटिफिकेशन देता है। पोस्ट करने में डायरेक्ट एक ही बार में नहीं होता, उस पर लिख करके आता है, तो वो सस्पिशियस में रखा था। कहीं नया अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद होती है, इसलिए उसको निगरानी के अंदर रखा जाता है। किसी भी अमाउंट के लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो कोई भी अमाउंट इसमें कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, एनी अमाउंट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एनी अमाउंट के लिए होती है एज पर PML एक्ट, एनी अमाउंट। आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है KYC डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट ऑफ कंपनीज। KYC डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट ऑफ कंपनीज। कौन सी KYC डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर कंपनी का अकाउंट हम खोलते हैं? एक ए में कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बी कह रहा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब MOA, बी कह रहा है रिजोल्यूशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड पावर ऑफ अटर्नी ग्रांटेड टू इट्स मैनेजर ऑफिसर और एम्प्लॉय टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ। सी कह रहा है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, किन नंबर। कॉर्पोरेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें किन नंबर मिलता है, तो वो नंबर का वो सर्टिफिकेट चाहिए। एंड पैन द कंपनी, कंपनी का जो पैन है बनता है, कंपनी के नाम से पैन बनेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें कंपनी अकाउंट खोलने के लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें नहीं दिया है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है।
बी कह रहा है रिजोल्यूशन फ्रॉम, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। पावर ऑफ अटर्नी ग्रांटेड, जो पावर ऑफ अटर्नी बनेगा इसका मैनेजर रहेगा, ऑफिसर या एम्प्लॉय टू ट्रांजेक्ट ऑन हिज बिहाफ, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये रिजोल्यूशन में पूरा क्लियर होता है। और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन CIN नंबर की, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड पैन, कंपनी का नाम, मतलब इसमें जो भी कह रहा, जो भी ऑप्शन है सारा का सारा KYC डॉक्यूमेंट कंपनी के अकाउंट खोलने में लगेगी। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए सभी डॉक्यूमेंट की कंपनी की बैंक अकाउंट खोलने में ज़रूरत पड़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर फॉल्स अंडर मीडियम रिस्क कैटेगरी अंडर KYC गाइडलाइन। इसमें नीचे दिए गए में से कौन सा जो है मीडियम रिस्क के अंदर आता है। मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर रिस्क कैटेगरी जो होता है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है लो रिस्क, ये 10 साल तक के लिए होता है। मीडियम रिस्क 8 साल, हाई रिस्क 2 साल इसकी ये होती है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि मीडियम रिस्क कैटेगरी, इसमें कौन सा जो है वो मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी अकाउंट जो होता है वो लो रिस्क में आता है, लो रिस्क। सैलरीज एम्प्लॉय, ये भी लो रिस्क में होगा। HNI ये हो गया हाई रिस्क में आ जाएगा। स्टाफ का अकाउंट ये लो रिस्क। तो ये हो गया लो रिस्क, ये हो गया लो रिस्क, ये हो गया हाई रिस्क, ये लो रिस्क। बच गया ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन जो होता है KYC अंडर कैटेगरी में वो मीडियम रिस्क के कैटेगरी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर ब्लाइंड पर्सन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।